गद्यांश में दिया हुआ है, आपको उसी में से लिखना है। तो गद्यांश को ध्यान से पहले पढ़ना है। तो इसमें पहले ही पंक्ति में दिया हुआ है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। क्रिकेट का खेल किसकी देन है? इसका पहला प्रदर्शन कब और कहां हुआ था? और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है, तो किस प्रश्न का उत्तर कहां मिल रहा है, गद्यांश की किस पंक्ति में है, वहां अंडरलाइन कर लेंगे और तब कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब इसके क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। क्रिकेट का खेल किसकी देन है? इसका पहला प्रदर्शन कब और कहां हुआ था? चलिए बताइए। हाँ, वेरी गुड। इसका आंसर आपका होगा कि क्रिकेट का खेल किसकी देन है। तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है इसका आंसर कि क्रिकेट का खेल अंग्रेजों की देन है। जैसे प्रश्न पूछा गया उसी तरह से लिखना है। और इसका पहला प्रदर्शन कब और कहां हुआ था? तो इसका पहला प्रदर्शन सन 1850 में कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। बात आ रही समझ में बच्चों? हाँ, सबको समझ में आ रही है किस तरह से प्रश्न को ढूंढ कर लिखना है आंसर? ये हाँ, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्रिकेट का खेल कहां और कैसे खेला जाता है? ये तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खेल कहां और कैसे खेला जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए, कोई बताइए। देखकर ही गद्यांश में से आपने क्या लिखा है उसको बताइए। हाँ, और कैसे खेला जाता है? हाँ, प्रत्येक टीम में 11-11। हाँ, और फिर कैसे खेला इसके बारे में, फिर इसके बारे में और नहीं लिखा हुआ है। खेल शुरू होने से पहले टॉस किया जाता है, ये भी लिखना है। जो टीम टॉस जीत जाती है वह चाहे, हाँ, पहले यहाँ जैसे दिया हुआ है अपने मन से कैसे तुम बैटिंग और बॉलिंग करोगे। यहाँ लिखा हुआ है बल्लेबाजी और गेंदबाजी। अपने मन से कैसे लिखोगे तुम लोग? यहाँ बैटिंग का बल्लेबाजी और बॉलिंग गेंदबाजी लिखा हुआ है। गद्यांश में से ही पढ़कर लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रही हूँ। और अगर परीक्षा में अपने मन से तुम लोग लिखोगे मैं नंबर काट दूंगी। मैं इसीलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ अपठित गद्यांश का। सबसे पहले इस ग नंबर क्वेश्चन के लिए लिखना होगा कि क्रिकेट का खेल कहाँ। तो क्रिकेट का खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है। और कैसे खेला जाता है? तो प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खेल शुरू होने से पूर्व टॉस किया जाता है। जो टीम टॉस जीतती है वह बल्लेबाजी या गेंदबाजी चुन सकती है। आई बात समझ में? हाँ, हाँ, इस तरह से इसको आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन घ। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में लिखिए। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में लिखिए। चलिए बताइए। इसका स्टेंजा कहां से इसका आंसर आपको मिल रहा है वो बताइए। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में लिखिए। बोलो। बोलो जल्दी बोलो। इतने सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो, क्यों नहीं कोई जवाब दे रहे हो जी? हाँ, जवाब दो जल्दी। इसी में से तो गद्यांश में से ही चुनकर लिखना है, कोई अपने मन से तो नहीं लिखना है। जल्दी से जवाब दो। सारे स्टूडेंट्स मौन क्यों बैठे हो? चलो जल्दी से जवाब दो इसका। आ क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में। हेलो आदर्श, अभिमन्यु, अस्मिता, तुम लोग जवाब दो, बैठो नहीं चुपचाप। बोलो। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में। अदिति, सारे बच्चे जो हैं प्रेजेंट, कोई एक जवाब दो इसमें से। हाँ,
बोलो जल्दी। अदिति, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अभिमन्यु, आदर्श, स्वप्निल, सौरभ, कुमारी श्रुति, मान्या, ऑल आर प्रेजेंट। जवाब दो जल्दी। अरसलाम, श्रेया, श्रेया आस्था, तरुण कुमार चौधरी, कीर्तिमान, अर्पणा, सृष्टि, सुमित, अनिरुद्ध। इतने सारे स्टूडेंट्स जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? दीक्षा, विकास, हिमांशु, इप्सा, इतने सारे स्टूडेंट, कोई जवाब दो जल्दी से। हेलो, हाँ हाँ, जवाब दो, बोलो। क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में क्या आंसर होगा? बोलो। आप लोग यदि समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बोलिए, मैं बता रही हूं। इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, हेलो। कितना आसान तो है, अंतिम स्टेंजा में दिया हुआ है कि भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है। यह राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिनमें रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप आदि प्रसिद्ध है। बस यही तो लिखना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज में भी यह खेल बहुत लोकप्रिय है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक खिलाड़ी हैं। ये पूरा स्टेंजा लिख देना है। तो ये हो गया इसका घ का, कि क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में लिखिए। गद्यांश में से ही इसका आंसर मिल गया। इसमें क्या दिक्कत है? शीर्षक क्या दोगे? इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक क्या लिखोगे? बताओ। ये जो गद्यांश, खेलों का महत्व भी हो सकता है या क्रिकेट का खेल। यहाँ अधिकतर किस क्रिकेट खेल के बारे में कहा गया है? किस खेल के बारे में? क्रिकेट। तो क्रिकेट लिखोगे ना, क्रिकेट का खेल। शीर्षक हो गया क्रिकेट का खेल। उसके बाद मूल शब्द दिया है। प्रचलित शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो प्रचलित में से क्या होगा? प्रचलित शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय बताओ। मूल शब्द क्या होगा? क्योंकि ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें से प्रचलित शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। क्या होगा बताओ? हाँ, बट प्रचलन मूल शब्द होगा बच्चा। प्रचलन लिख लो, नहीं लिखे हो तो। प्रचलन मूल शब्द होगा और प्रत्यय इत होगा, छोटी ईत। प्रचलन में इत प्रत्यय लगा के बनता है प्रचलित। आई बात समझ में? लिखो इसको तुम लोग, गलत आंसर मत दो। मूल शब्द हो जाएगा प्रचलन। प्रचलन का मतलब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ये प्रचलन है। प्रचलन का तात्पर्य होता है रीति रिवाज, मान्यता, जिसको माना जाता है, प्रचलन। और इसमें इत प्रत्यय लगा के बन गया है प्रचलित। लिख लिए सब लोग? हाँ, प्रचलन इसका मूल शब्द हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने गद्यांश से एक फोटो खींच के तुम लोग को भेजा था, उसका बना है क्वेश्चन आंसर? क्या था? कौन सा गद्यांश मैंने भेजा था? जल्दी से बताओ, पहली पंक्ति ही बताओ क्या था। बोलो जल्दी बोलो। उसको मैंने कहा था। हाँ हाँ, गद्यांश की पहली पंक्ति को पढ़ के बताओ क्या मैंने भेजा था। हाँ हाँ हाँ, इसको तुम लोग कॉपी में उतार लिए हो या मोबाइल से ही देखकर किए हो? प्रश्न उत्तर कैसे किए हो? मान्या बोल रही हो? हाँ, तो इसको तुम लोगों ने कैसे किया है? इसको कॉपी में तुम लोगों ने उतारा है गद्यांश को, या फिर मोबाइल से ही किए हो देखकर? कैसे किए हो बताओ। मान्या, क्वेश्चन आंसर लिखे हो? चलो, तो अब मैं इसको एक बार गद्यांश को पढ़ दे रही हूं। ध्यान से सब लोग सुनो और फिर जैसा आंसर इसका होगा बताओगे, ठीक है? मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है।
वह किसी के वश में या अधीन रहने को तैयार नहीं होता। यदि कभी उसे पराधीन रहना पड़े तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर आजादी प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी स्वाधीन रहना चाहते हैं। सोने के पिंजड़े में बंद पक्षी को कभी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। सोने के पिंजरे में रहकर उसे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान भी अच्छे नहीं लगते। उसे तो स्वतंत्र रहकर नीम की कड़वी निबौरी खाने में स्वादिष्ट लगती है। कड़वी निबौरी का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई बता सकता है? निबौरी किसे कहते हैं? वेरी गुड, नीम के फल को, नीम के कड़वे फल को निबौरी कहते हैं। तो इस मतलब यहाँ पर आजादी की तुलना की गई है स्वादिष्ट भोजन से। यानी किसी व्यक्ति को यदि हम पिंजड़े में बंद कर देंगे और उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देंगे तो भी वो उसे जहर के समान प्रतीत होता है। लेकिन अगर स्वतंत्र रहकर उसे कड़वी निबौरी भी खाने को मिले तो वो स्वादिष्ट लगती है। यानी परतंत्रता, पराधीनता, ये सारी चीजें जो हैं वो न तो मनुष्यों को अच्छी लगती है और न ही पशु पक्षियों को भी। नेक्स्ट स्टेंजा में दिया है, पराधीनता एक अभिशाप है। पराधीन व्यक्ति के बौद्धिक व मानसिक विकास की गति रुक जाती है। उसका स्वाभिमान हर कदम पर उससे धिक्कारता है। उसमें हीन भावना आ जाती है तथा उसका साहस, शौर्य, दृढ़ता तथा गर्व धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपनाने में शान समझता है तो वह बौद्धिक या मानसिक रूप से पराधीन है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति धन के लिए दूसरों पर आश्रित है तो यह आर्थिक पराधीनता है। पराधीनता जिस प्रकार की भी हो वह अभिशाप है। यानी अपनी भाषा छोड़कर दूसरों की भाषा को अपनाने में कुछ लोग शान समझते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम हिंदी को छोड़कर एक शब्द भी हिंदी न बोले और अंग्रेजी ही बोले तो यहाँ कवि लेखक जो है वो कह रहे हैं कि वह बौद्धिक पराधीनता है। यानी आप अपनी बुद्धि का सही परिचय नहीं दे रहे हैं। आप अपनी मातृभाषा को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर दूसरे की माँ को आप मान इज्जत दे रहे हैं और उसको अपनी माँ समझ रहे हैं। यहाँ कहा जाता है कि आप अपनी माँ को जितना इज्जत देते हैं वहां दूसरी भी की माँ को भी इज्जत दें। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी भाषा को ही अपनी माँ समझें और दूसरे की भाषा यानी दूसरे की माँ को भी अपमानित ना करें, उसे भी उतना ही सम्मान दें। लेकिन अपनी माँ को छोड़कर दूसरे के पीछे दौड़ना ये भी समझदारी नहीं है, ये भी एक तरह की पराधीनता है। तो यहाँ और दूसरी पराधीनता होती है आर्थिक पराधीनता, यानी अपनी संपत्ति को छोड़कर दूसरों की संपत्ति पर आश्रित रहना भी एक तरह से आर्थिक पराधीनता है। तो पराधीनता चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो बौद्धिक हो, फिर चाहे वो आर्थिक हो, या किसी कमरे में आप बंद करके आपको पराधीन बना दिया जाए, या बौद्धिक स्तर पर आप पराधीन हो जाए या आर्थिक स्तर पर, पराधीनता किसी भी तरह से मान्य नहीं है, वो अभिशाप है। आज हम विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा, विदेशी सभ्यता की नकल करके अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति को भुलाकर मानसिक पराधीनता का परिचय दे रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम कभी भी किसी प्रकार की पराधीनता स्वीकार न करें। जो जाति स्वाधीनता का मूल्य नहीं पहचानती उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा वह पराधीन हो जाती है। आई बात समझ में बच्चों? अब यहाँ इसका प्रश्न दिया, इसका उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है, पराधीन मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? चलिए जल्दी फटाफट बताइए जो आप लिखे हैं। हाँ 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 बोलो। हाँ वेरी गुड, ये आपका सही जवाब है कि पराधीन मनुष्य की स्थिति कैसी होती है। तो पराधीन यहाँ मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह यदि किसी कारणवश उसे पराधीन भी रहना पड़ता है तो वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर
आजादी पाने के लिए तैयार होता है। ये पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है। गुड आंसर। नेक्स्ट, ख, पशु पक्षी स्वाधीन क्यों रहना चाहते हैं? इसका बताओ। पशु पक्षी, हाँ बोलो। हाँ। हम्म, हाँ, इसका आंसर आपको यहां से है कि मनुष्य की भांति, यहीं पर देखो बच्चा लिखा हुआ है, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी स्वाधीन रहना चाहते हैं। तो इसको अपने इस लैंग्वेज में कि मनुष्य की भांति या मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी स्वाधीन रहना चाहते हैं। सोने के पिंजड़े में बंद पक्षी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सोने के पिंजड़े में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान उसे अच्छे नहीं लगते। स्वतंत्र रहते हुए नीम की कड़वी निबौरी भी उसे स्वादिष्ट पकवानों से अच्छी लगती है। तो इसको आपने इसमें बदल कर इसी चीज को, दूसरे स्टेंजा को जो दिया हुआ है वो है इसका आंसर सही है। पराधीनता अभिशाप क्यों है? थर्ड क्वेश्चन, पराधीनता अभिशाप क्यों है? ले बताइए। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। वेरी गुड। इसलिए पराधीनता अभिशाप है। ठीक है, गुड। ये आपका आंसर सही है बिल्कुल। और इसी तरह से परीक्षा में यदि आप लोग लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आधा और 1 नंबर पे ही आपको संतोष करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक व आर्थिक पराधीनता किसे कहा गया है? यहां पर कहां चंद्रबिंदु हो गया, चंद्रबिंदु नहीं होगा। उसका क्या मतलब होता है? कहां, यानी स्थान के लिए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में प्रिंट हुआ है कहां, कहां आ की ऊपर चंद्रबिंदु जो है वो गलत है, वो नहीं होगा, सिर्फ कहा होगा। बौद्धिक व आर्थिक पराधीनता किसे कहा गया है? चलिए घ नंबर का आंसर बताइए। हाँ। हाँ, वेरी गुड। हाँ, दूसरों पर, दूसरों पर पराधीनता है। हाँ, गुड। ये इसे ही बौद्धिक और आर्थिक पराधीनता कहा गया है। नेक्स्ट, अंग नंबर क्वेश्चन है, हमारा कर्तव्य क्या है? यानी हमारा कर्तव्य, यानी हम मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इसको बताइए। बोलो। हाँ, गुड। हम्म। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद स्वतंत्रता एवं दृढ़ता शब्दों से विशेषण बनाइए। स्वतंत्रता एवं दृढ़ता शब्दों से, बच्चों इसी तरह से ग्रामर का क्वेश्चन भी आता रहेगा। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश में ग्रामर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसमें बताइए, स्वतंत्रता एवं दृढ़ता शब्दों से विशेषण बनाइए। क्या बनेगा? स्वतंत्रता का विशेषण क्या होगा? बोलो। स्वतंत्र, स्वतंत्र में ता लग के, ता प्रत्यय लग के बन गया स्वतंत्रता। और दृढ़, दृढ़ शब्द में ता प्रत्यय लग के बन गया दृढ़ता। ये भाववाचक संज्ञा बन गया ता प्रत्यय लगा के। आई बात समझ में? लेकिन इसका विशेषण क्या होगा? स्वतंत्र और दृढ़। दृढ़। जो बच्चे नहीं लिखे इसको लिख लो। विशेषण होगा स्वतंत्र एवं दृढ़। आई बात समझ में सबको? बाकी स्टूडेंट्स चुपचाप बैठने आए हैं, सिर्फ वो ऑडियंस बने हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे। और मैं बता दे रही हूं, परीक्षा में गलत तरीके से लिखने पर मैं मार्क्स नहीं दूंगी।
आधा नंबर हो सकता है 0 भी दूं। तो ये आपका अपठित गद्यांश हुआ। मैं फिर अपठित गद्यांश और भेजूंगी। आज मैं आप लोगों को समझा दे रही हूं अपठित पद्यांश। ठीक है, तो आप लोग आज हेडिंग दीजिए अपने नोटबुक में ऊपर। ये तो आप लोग जो समझ लिए वो बताए। अब आज का डेट में लिखिए अपठित पद्यांश या अपठित काव्यांश। चलिए लिखिए, नोटबुक में सब लोग लिखिए अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश। लिख लिए सब लोग? हाँ, हेलो। अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश लिखे सब लोग? हेलो, हाँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बच्चों? हाँ, तो इसके बारे में अब आप लोग सुनिए पहले ध्यान से, फिर जब मैं बोलूंगी तो कुछ लिखिएगा, ठीक है? अपठित गद्यांश की तरह भी अपठित काव्यांश जो है या पद्यांश, इसका मतलब होता है अपठित, यानी जो कभी पहले न पढ़ा गया हो। इसे परीक्षा में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता तथा लेखन कौशल क्षमता का विकास करना है। यानी आपको काव्यांश में से ही पढ़कर प्रश्न जो दिए हुए हैं उसको समझना है और उसका उसी से संबंधित उत्तर भी देना है। तो अपठित काव्यांश को हल करने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, उसको चलिए आप लोग लिखिए। अपठित काव्यांश हल करते समय, देखिए इसको हेडिंग इसको दीजिए, अपठित काव्यांश हल करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अपठित काव्यांश हल करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। डैश लिख लिए बच्चों? हेलो, लिख लिए? अपठित काव्यांश, हाँ, अपठित काव्यांश हल करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। डैश पहला लिखिए, पहला पॉइंट क्या होगा? डैश 1 नंबर लिखिए। काव्यांश को ध्यानपूर्वक काव्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़कर, 2-3 में योजक चिन्ह देंगे। काव्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़कर, काव्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़कर भाव ग्रहण करना चाहिए। भाव ग्रहण में योजक चिन्ह होगा। काव्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़कर भाव ग्रहण करना चाहिए। पूर्ण विराम। अब जो बच्चे, मैं क्लास में, एक तरह से आपका क्लास चल रहा है, और जो बच्चे जवाब देंगे मैं उनका नाम पूछकर ही बगल में उनके नाम के आगे टिक का निशान लगाऊंगी और उनको जो मार्क्स देना होगा वो मैं दूंगी, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो मुख्य दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। तो जो जवाब नहीं देगा उनका नाम के आगे 0 दे दूंगी और ये भी मार्क्स में आप लोगों को भेज दूंगी। ये जब रिवीजन के वक्त ये सब हो रहा है और कोई बच्चे एकदम जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, मार्क्स नहीं मिलेगा उनको। तो पहला पॉइंट हो गया कि काव्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़कर भाव ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा, उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर, पहला पॉइंट के बाद लिखिए, उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर, यानी जब भाव ग्रहण, यानी भाव आपको जब समझ में आ जाए तो उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर कविता में, उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर कविता में उत्तर की संभावित पंक्तियों को, संभावित यानी संभावना रहता है कि हाँ इसी पंक्ति में इसका आंसर है, तो दंत स अनुस्वार भ आकर भा, व में छोटी की मात्रा वी, त संभावित
उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर कविता में उत्तर की संभावित पंक्तियों को रेखांकित करना चाहिए। उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर कविता में उत्तर की संभावित पंक्तियों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चों। उत्तर देते समय सरल एवं स्पष्ट भाषा का 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 तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर देते समय सरल एवं स्पष्ट भाषा का तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर देते समय सरल एवं स्पष्ट भाषा का तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। हो गया? हो गया बच्चों? हाँ, हेलो। चौथा पॉइंट, शीर्षक का चयन करते समय, काव्यांश में भी शीर्षक आता है लिखने को। शीर्षक का चयन करते समय सरलता, कॉमा, शीर्षक का चयन करते समय सरलता, कॉमा, संक्षिप्तता, कॉमा, सटीकता तथा सार्थकता का ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक का चयन करते समय सरलता, कॉमा दे देकर लिखोगे, संक्षिप्तता, सटीकता, स ट में बड़ी की मात्रा, क ता, सटीकता तथा सार्थकता का ध्यान रखना चाहिए। सटीकता तथा सार्थकता का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम 5वां नंबर, अनावश्यक एवं अत्यधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक एवं अत्यंत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक एवं अत्यधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक एवं अत्यधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक एवं अत्यधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो गया? हो गया बच्चों? यानी शीर्षक का जब हम लोग कोई कविता पढ़कर कोई शीर्षक यदि हम लोग चुनाव करेंगे तो वो सरल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। यानी जो कविता हम पढ़ रहे हैं, जो काव्यांश पढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए सार्थक, यानी जो कविता का जो हम पद्यांश पढ़ रहे हैं, जो काव्यांश, उसी के अनुसार होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए और अनावश्यक और बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो एक काव्यांश में पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौड़ी सड़क गली पतली थी। सुन रहे हो सब लोग? हेलो? चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया, सड़क पर सब थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी।
खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए। लोग देखने उसको, जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा। हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर, उसकी हत्या होगी। सुने सब लोग? हाँ हाँ। अब ये प्रश्न है कि रामदास की उदासी का क्या कारण था और वो अपने साथ किसी को लेते लेते क्यों रुक गया? रामदास की उदासी का क्या कारण था, बताओ। हम्म। ये जो मैंने काव्यांश पढ़ा, हाँ, उसकी हत्या होने वाली थी। उसको किसी ने बता दिया था कि आज उसकी हत्या होगी और इसीलिए रामदास उदास था। अच्छा, उसके बाद इसी में प्रश्न है कि वह अपने साथ किसी को लेते लेते क्यों रुक गया, बताओ। रामदास, नहीं। रामदास जो है सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया। सड़क पर सब थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। इसी पंक्ति में इसका आंसर छिपा हुआ है। देखो, उसके है धीरे धीरे उसे बता दिया गया था उसकी हत्या होगी। उसके बाद धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया, कौमा, सड़क पर सब थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी, पूर्ण विराम। वह अपने साथ किसी को क्यों नहीं ले गया? क्योंकि सड़क पर आते जाते, हाँ, सड़क पर आते जाते लोगों की भीड़ देखकर रामदास को किसी को अपने साथ लेने की जरूरत नहीं समझा।